हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज के जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें हमने वही रिलेटेड सवाल रखे हैं। आपको मज़ा आएगा तो पहला सवाल आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। सो बेसिकली स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में बात क्या है। स्ट्रीम लाइन फ्लो में ये है कि भैया ये कुछ इस तरीके से है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है जी। लेकिन स्ट्रीम लाइन फ्लो की खास बात क्या है कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं, तो फोर्थ वाला फ्लो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये फ्लूइड में हम स्ट्रीम लाइन की कंडीशन पढ़ते ही हैं। 75 फिर फ्लूइड का सवाल है। फ्लूइड क्या कह रहा है, ये एल टाइप है, ये कह रहा है कि एक एल शेप का ये है, ये एल शेप का है, एल शेप का वेसल है, शॉन इन द फिगर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है बेसिकली। और क्या है, सो दैट प्रेशर एट अ पॉइंट ए बिकम्स इक्वल्स टू पी नॉट बाई टू, यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर ये कह रहा है कि पी नॉट बाई टू है। ये आपको दे रखा है और आपसे ए पूछा गया है। तो जी बी तो ओपन है, तो यहाँ पे पी नॉट होगा। यहाँ से पहले आप यहाँ आओगे, फिर यहाँ जाओगे, सिंपल सी बात है। और इन द डायरेक्शन हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे, हमें पता है इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक तो ये चीज़, फिर हम जब डेप्थ में चलते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। और ये दो बातों से सवाल बन जाएगा। कैसे जी, ध्यान से देखो, शुरू करते हैं। यहाँ है पी नॉट, पी नॉट से नीचे आए, कितना नीचे आए, रो जी एच। तो पी नॉट प्लस रो जी एच, ये आ गया आप। फिर आप यहाँ का आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच। अब यहाँ से आप ऐसे चल रहे हो ए पे पहुँचने के लिए, ए पे पहुँचने के लिए ऐसे चल रहे हो, तो माइनस रो ए एच, जो लेंथ है, जितनी लेंथ चले आप, और वो फाइनली कितना दे रखा है आपको, पी नॉट बाई टू। सिंपल। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, पी नॉट माइनस पी नॉट बाई टू और प्लस रो जी एच विल बी इक्वल्स टू रो ए एच। तो जब आप इसको लिखोगे पी नॉट बाई टू रो एच प्लस जी, कट जाएगा एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अब देखो ये ग्रेविटेशन का सवाल आ गया आपका, तो आई होप आप पोज करके ही अटेम्प्ट करते होंगे। तो अब आप सॉल्यूशन पे जब आते हैं, तो मैं जानता हूँ कि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है। डी ए बाई डी टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशन के अंदर। आप कहोगे हाँ सर, आपको दे रखा है एरिया ए वन इतने दिन में स्विप करता है, ए टू इतने दिन में, ए थ्री। तो आप कुछ नहीं करना, ए वन बाई टू विल बी इक्वल टू, जब कॉन्स्टेंट है तो मैं ए टू बाई थ्री ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, ए थ्री बाई सिक्स, मल्टीप्लाई कर लो सिक्स की, तो ये सिक्स क्या बनेगा, सिक्स इंटू ए वन बाई टू, सिक्स इंटू ए टू बाई थ्री, और इज इक्वल्स टू सिक्स इंटू ए थ्री बाई सिक्स। दो तीन, थ्री ए वन टू ए टू, यानी कि ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 94, अच्छा सवाल है ये। तो ये रोलिंग के ऊपर सवाल है। तो आप जो पढ़ते हो, ये ग्राउंड है, ठीक है, समझो आप। तो आपने पढ़ा, ये पढ़ के आए हो आप, और आप कहते हो प्योर रोल हो रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है जी। और मान लो इसके पास कुछ एक्सेलेरेशन नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये जो इसका पॉइंट है, अब मैं इसको अगर ऐसे बना लूँ, ध्यान से देखो प्योर रोलिंग का कैसे, और ये ग्राउंड थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये जो पॉइंट है पी, और ये जो पॉइंट है ए, जो ग्राउंड पे है, अब अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर ये ग्राउंड का पॉइंट है तो रेस्ट में है, और इसकी वेलोसिटी है, तो आपको नहीं लगती कि इसके रिलेटिव में आगे या पीछे मूव करेगा, तो स्लिपिंग होगी। तो इसका मतलब ये दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। यही केस किसका होता था, प्योर रोलिंग का। तो इसका मतलब यदि ये ग्राउंड का पॉइंट है तो इसका एक्सेलरेशन ए का क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ए पी का भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। तो हम क्या कहते थे, ए वन, और ये एस एल, तो ये एल्फ़ा आर, और ये होता था ए वन। तो हम क्या लिखते थे कि ए वन माइनस एल्फ़ा आर शुड बी इक्वल्स टू ए ऐसे प्योर रोलिंग की कंडीशन लिखी जाती थी। और फिर यहाँ
ए इज इक्वल टू 0 तो A1 इज इक्वल टू L। तो जो A इज इक्वल टू आर एल्फा आप पढ़ते हो ना ग्राउंड के केस में, वो प्रॉपर ऐसे आता है। अब क्योंकि जब हमें ये प्रॉपर पता होगा तो हम सारी बातें जान पाएंगे। अब देखो ये नीचे, अब पहले तो ये रेस्ट में था, ये तो ग्राउंड के ऊपर है, पर भैया यहाँ क्या किया, यहाँ तो प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया। और प्लेटफॉर्म का क्या है, ये वाला जो, अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, ये जो प्लेटफॉर्म का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यानी कि जो पी और ए मान लिया मैंने पी पॉइंट, और ये प्लेटफॉर्म वाला जो इस पी पॉइंट के टच में पॉइंट है उसको ए मान लिया। तो भैया ए का तो एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई अगर प्लैंक तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस प्लैंक का हर एक पॉइंट अगर ये प्लैंक है, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका हर एक पॉइंट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही तो मूव कर रहा होगा। तो यानी कि मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि अगर बच्चे मैं इसको 1 मान लूँ और इस पॉइंट को चलो 2 मान लूँ, तो A1 और A2 का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। भाई दोनों रिलेटिवली रेस्ट में रहने चाहिए ना, तो एक्सेलरेट करेगा तो आपको नहीं लगता कि अगर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कम है और एक का ज़्यादा है तो आगे पीछे हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो A1 का कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किधर घूम रहा है, ऐसे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या है, गया तुम्हारा एल्फा आर, आया नहीं आया? और सेंटर ऑफ मास का तो दे ही दो, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ज़्यादा होना चाहिए या ये ज़्यादा होना चाहिए? अरे भाई इस दोनों का जो नेट है, ये जो एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है, इस 2 पॉइंट का है। सेंटर ऑफ मास भी है और जो तुम्हारा रोटेशन की वजह से आ रहा है वो भी है, सर्कुलर वाला ए इज इक्वल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंटर ऑफ मास का तो है ही। तो एल्फा आर ज़्यादा होना चाहिए ना, एल्फा आर ज़्यादा होगा तभी तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी जो कि इससे मैच होनी चाहिए। तो इसका मतलब एल्फा आर -6 शुड बी इक्वल्स टू 3, यानी शुड बी इक्वल्स टू 9, यानी कि एल्फा विल बी इक्वल्स टू 9/3, यानी कि 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं जी। ए पार्टिकल ऑफ मास m 5 यूनिट और ये मूव कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस सवाल है। ये आंख बंद करते ही आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया है। और ये रिपीटेड सवाल है, ऐसा सवाल एनटीए बहुत पूछना पसंद करता है। जैसे कि ये तुम्हारा y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये बनाना आना चाहिए। ये कैसे बना हो गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, c क्या है, इंटरसेप्ट, तो ये कितना हो गया जी +4, बना लिया। x को 0 रख लो, ठीक है, वो पता चल जाएगा। y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू -4 आ गया, ठीक है जी। या फिर आप सीधी, अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो स्लोप m इज इक्वल्स टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो मुझे स्लोप भी पता चल गया 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो कितना आसान काम है। अब वो कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्लियर है जी, ये भी बात पता चल गई। अब बात है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, ठीक है जी। अगर मेरे को इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, आर क्रॉस पी, एल वेक्टर कैसे निकालते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ऐसे ही तो निकालते हो आप, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंटम। अब मोमेंटम तो इस डायरेक्शन में, ये तो हो गया मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये हुई ना परपेंडिकुलर। चाहे ये यहाँ मूव कर रहा हो, चाहे यहाँ मूव, इस लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा मैग्नीट्यूड उसका फिक्स ही रहने वाला है। भाई एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है ना। पर एक मज़ेदार बात अगर देखें आप, अगर ये आर कैप, तो ये आर क्रॉस पी आप ऐसे करोगे, अरे करोगे नहीं करोगे, फिर अपन इधर चले जाते हैं, आर क्रॉस पी कैसे करोगे ऐसे, तो डायरेक्शन भी आप देख रहे हो, डायरेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये भी निकालना आना चाहिए। आर क्रॉस पी करते हो ना आप, एल वेक्टर कैसे डायरेक्शन के लिए, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, चलो ये एक और चीज़ मैंने बता दी, अगर ऐसे आ जाए तो। अभी तो मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ओ ए पी ट्राइंगल में आप, ये कितना है आपका 4 है ना, ठीक है।
तो साइन 45 विल बी इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर बाई 4. सो आर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 1/√. चलो जी, एल विल बी इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर 4 इंटू 1/√2. चलो जी, इंटू पी मोमेंटम. मोमेंटम कितना हो गया 5 mv. वी बोले तो 3 इंटू √2. √2 से √2 कट गया, 5 3 15 चौका 60, 60 यूनिट. तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. अब ये थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास वो आपसे ज़रूर निकालना पूछेगा. मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, या तो कट वाला सवाल ज़रूर आएगा, 110% आता है. या तो सेंटर ऑफ मास निकालना पूछेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा. दोनों ट्रंकेटेड वाले इंपॉर्टेंट है, यानी कि चार चीज़ आप पक्की करो, एक सवाल ज़रूर आएगा. 4 नंबर आपके पक्के. हर बार हर साल आता है तो फिक्स है. कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल फिक्स आता है तो वो तो करने ही करने हैं. खैर, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये कह रहा है आपसे कि आपके पास कुछ ऐसे है कि द डायग्राम शोज ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम और रेडियस ए. ये यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस ए दे दिया. इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्स वाई इज एक्स वाई के अबाउट दे दिया आई. ठीक है. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू ओ से ही निकलने वाला है, लेकिन परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ डिस्क, यानी कि परपेंडिकुलर ऐसे. अभी तो ये क्या दिख रही है आपको, डिस्क के ऐसे दिख रही है, प्लेन में एक्सिस दिख रही है. अब परपेंडिकुलर सोच लो, यानी कि पेन यहाँ रख लो, तो पेन जब आप पेन ऐसे रखोगे ओ पॉइंट पे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा पेन. तो ये एक्सिस पूछी गई है. अब आप खुद सोचो, मुझे एक जगह से दूसरी जगह में अगर डिस्क पे पहुंचना है, या कहीं भी मुझे अगर शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने पे मैं एक ही चीज़ का यूज़ करता हूँ और मुझे एक ही चीज़ आती है, ICM प्लस बच्चे MR², पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रॉड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो. अब मज़ेदार बात ये है, मुझे ये ही आता है और इसी से ही सारे सवाल बनते हैं, सारे A to Z. अब इसने तो दे दिया तुम्हारा यहाँ से, तो यहाँ से कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से तो शिफ्ट कर नहीं सकता मैं कुछ भी चीज़, तो मुझे पहले सेंटर ऑफ मास पे पहुँचना पड़ेगा. तो पहला काम तो मैं सेंटर ऑफ मास ICM के ये निकालूं सबसे पहले. तो इसको मैंने बोल दिया I1. तो मैं कैसे निकालूंगा जी, देखो, जब मैं IXY लिखा था तो IXY मैंने कैसे लिखा होगा, I1 ICM प्लस MR², यानी कि A/2 का स्क्वायर. तो मैं वापस ICM निकाल लेता हूँ मेरा, और IXY मेरा I है, तो I माइनस MA²/4. आई होप निकल गया बड़े आसानी से. लेकिन अब ये तो भैया ऐसे है, प्लेन में है, मुझे तो यहाँ चाहिए. अब यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. उल्टा सवाल, उल्टा चल रहा है. अब अगर आप देख रहे हो, हमें क्या पता होता था, मैं बताता हूँ. देखो, हमें ये पता था जैसे डिस्क है MR²/2, फिर हम क्या लगाते थे, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. उससे हम अलॉन्ग डायमीटर निकालते थे. तो क्या निकालते थे हम कि ट्वाइस ऑफ, जैसे अंदर वाली को हम Z मान लेते थे, तो हम कैसे निकालते थे, IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ. अब ये IX IY सिमेट्रिकल है दोनों, डायमीटर तो इसको लिख लेते हैं हम 2I, डायमीटर के लॉन्ग IZ. तो हम I लिख लेते थे MA²/4 बच्चे, ऐसे ही लिखते थे ना. अब हम उल्टा चल रहे हैं. क्या चल रहे हैं, उल्टा चलो. अब देखो, अब मैं ये निकालना चाहता हूँ इसके, तो यानी कि मैं इसको लिखूंगा IZ विल बी इक्वल टू अगेन IX प्लस IY, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब मुझे तो IZ निकालना है, तो IZ विल बी इक्वल्स टू, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसको बोल दिया मैंने IZ. तो IZ विल बी इक्वल्स टू 2I, यानी कि जो CM सेंटर ऑफ मास से, वो ये निकाल रखा है मैंने ऑलरेडी, यानी कि ये हो गया 2I माइनस MA²/2. आप मेरी बात से सहमत हैं, IZ आ गया. अब मेरे पास क्या आ गया है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास आ गया है ये ऐसे, जो मुझे चाहिए था, और सेंटर ऑफ मास से. अब मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ O पॉइंट पे, और मैं ये ऐसे ही तो पहुँचना चाहता था ना. अब आप देखो ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों एक्सिस पैरेलल ही तो हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल है नहीं है. इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, ये A/2 है, ये पैरेलल, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना. अगर मैं इसको R मान लूँ, इसको R मान लूँ, तो ये कितना आ जाएगा, √2. तो कैसे आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, IO विल बी इक्वल्स टू ICM तो मुझे पता ही है IZ ही है, 2I माइनस MA²/2, और प्लस बच्चे M,
और आर कितना है √2r यानी कि 2r², और r² कितना है a/2 यानी कि a²/4 कट गया, यानी कि 2i माइनस ma² प्लस ma² कट गया, यानी कि आई ओ के अबाउट जो परपेंडिकुलर है 2i। सो ऐसे तो पहुंचना आना चाहिए, गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं यहाँ से कि भाई ऐसे है और सीधा ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, सीधा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, समझ गए? तो वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। उसने पूछा है यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर टू द, तो पहले परपेंडिकुलर टू द ये सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा तब शिफ्ट होगा, समझ रहे हो? जैसे मैंने ये किया, ये परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो पहले परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लो और फिर शिफ्ट करो, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। तो इसमें 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। आई होप कि आपके समझ में, इसलिए अच्छा सवाल था, मैं इसको अच्छा रेट कर रहा हूँ। एक अगला सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये क्या है, आप कर लिया होगा अटेम्प्ट आपने, तो मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है कि ये ग्राफ इसने दिया है इसके हिसाब से कि आपके पास जो है ना वो ऐसे एल लेंथ की रोड है, ये मिड से पास हो रहा है थीटा एंगल, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = ml², स्टैंडर्ड रिजल्ट है sin² थीटा। आप मेरी बात से सहमत होंगे। फिर ये कह रहा है कि ये अब एक्सिस से पास कर दी, तो इसका रिजल्ट होता है ml²/3 sin² थीटा। और ये कब के लिए बताना है, जब ऐसा किया इसने π/3 के लिए, तो अपन तो ml²/3 इंटू sin² 60, भाई π/3 मतलब 60, यानी कि हमारे लिए तो ml²/3 इंटू √3/2 बच्चे 3/4। भाई अपन तो यही, अपन को तो जो पता है अपन तो भाई वही करेंगे। अब बात है 3 से 3 कट गया, तो मेरा फाइनली मैं आके अटक गया यहाँ पे। अब भाई ml² कहाँ से निकालूं, उसी के लिए तो ग्राफ दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, ग्राफ इसके लिए बनाया हुआ है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा तुम्हारा क्या हो, भाई ये थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये वैल्यू 1 हो। ये वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब थीटा क्या हो तुम्हारा 90, और 90 के लिए तुम्हारा ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए से विल बी इक्वल्स टू ml²/12। तो यहाँ से मुझे ml² की वैल्यू पता चल गई 12 इंटू 0.6। ये समझे ना बात, ये ग्राफ क्यों गिवन है कि ये मैक्सिमम वैल्यू, तो यानी कि इसका ग्राफ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ml²/12। और आपसे कोई पूछे ना कि मैक्सिमम कब होगा, ये 90 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से आपको ml² पता चल जाएगा। हालांकि मैंने सॉल्यूशन यही लिख दिया हिंट, पर कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, आप करो इसकी मल्टीप्लाई, 12 इंटू 0.6 ml² डिवाइड बाई 4, भाई ये निकालना था ना। सो 3 1.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ये मज़ा आएगा आपको सोचने में। तो आपने जब सोचा होगा तो आप सोच रहे होंगे यार कैसे कैसे रोटेशन निकालूं, ये नीचे गया, ये कितना चला। अब देखो बात क्या है, समझो आप अगर ध्यान से देखो, ये वाला राउंड लगा रहा होगा। अब मैं अगर ये निकाल लूँ ये कितने चक्कर, ये 8 मीटर नीचे जाने में ये बीच वाला जो हिस्सा है इसने कितने चक्कर काटे होंगे, तो ये छोटे वाला जो सिलेंडर बना है जो इस पट्टी पे रखा हुआ है, ये भी तो उतनी चक्कर घूमेगा, तो उतने चक्कर गुना मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो पहले चक्कर निकाल लूँ, तो बड़े वाला यानी कि 8 मीटर चलने के लिए कितनी रस्सी अनवाइंड हुई होगी तुम्हारी, ये हो गया 8 मीटर, तो n इंटू नंबर ऑफ रोटेशन निकाल लिए 2 पाई, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है 2r, जहाँ से रस्सी तुम्हारी अनवाइंड हो रही है। तो n कितना आ गया 8/4 पाई r। आप कहोगे हाँ, अब भैया ये जब 8 मीटर में इतने चक्कर काटेगा, पर चक्कर तो अल्टीमेटली ये भी तो उतना ही काटेगा। अरे समझ रहे हो, ये भाई ये इसी से तो अटैच है, चक्कर तो सेम ही काटेगा। अब चक्कर सेम काटेगा तो ये तुम्हारा डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, n इंटू 2 पाई r। तो n कितना हो गया 8/4 पाई r इंटू 2 पाई r, तो ये 2 4, तो ये 4 मीटर चलेगा। ये तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि जो सिलेंडर है ये 4 मीटर चलेगा, ये जब नीचे 8 मीटर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन तो सेम ही है ना, सेम ही तो सिलेंडर है। अरे सिलेंडर कोई बदला हुआ थोड़ी ना है, ये सिलेंडर बस यहाँ पे इसकी आपने, भाई सेम ही तो, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दोनों का सेम है ना। तो ये इसलिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, पर मज़ा आता है।
अब एक ये सवाल है 63। ये सवाल ये कह रहा है कि सब सरफेस स्मूथ है, कितनी स्पीड दें कि ये यहाँ जाके बैठ जाए एम मास। रिपीटेड सवाल है, इस तरह का सवाल आता है और आता रहेगा। तो उसके लिए मैंने क्या है, COLM लगाना है आपने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी क्या है, इनिशियल क्या है MU, फाइनल क्या हो जाएगा NM प्लस M, दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे, वो मैंने V मान ली। भाई जब ये ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे, तभी होगा ना, तभी तक ऊपर जाता रहेगा। वही सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट है। इस पे बैठ के आपको ये रेस्ट में दिखना चाहिए, तो इसका मतलब रुका हुआ है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये V आ गई तुम्हारी। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेंगे। इनिशियल कितनी थी, हाफ MU², काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी होगी, हाफ इंटू M V का स्क्वायर प्लस हाफ तुम्हारा ईटा M V² और प्लस इसके पास भी है MGH। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। आई होप कि आप, अब आपको निकालना क्या था यहाँ से, द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू निकालना था, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वी को रिप्लेस करके। तो वो इजी है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी। ऑप्शन थर्ड है इसका, मैंने टिक कर ही रखा है। तो आई होप आपको आज के सवालों में अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट से सवाल थे ये, थोड़ा मज़ा आया होगा दो चार चीज़ों में। और कल हम कोशिश करेंगे कि हमने अब तक थर्मल वाला पोर्शन अब तक टच नहीं किया है, तो कल हम थर्मल वाले पोर्शन को टच करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम कल।